साथियों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और अनमोल किताब की रिव्यू समरी के साथ। आज की किताब के लेखक का कहना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड राइटर शिव खेड़ा की लिखी हुई अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब जीत आपकी, जिसका 21 भाषाओं में प्रकाशन हो चुका है। अगर आप अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं, सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी ख्याति को और बढ़ाना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने देकर उन पर काबू पाना सीखना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर मान सम्मान बढ़ाकर विश्वास को बनाना चाहते हैं, तो आज की यह बुक समरी आपके लिए लर्निंग लेसन होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई किताब यू कैन विन की हिंदी रिव्यू समरी। लेखक सबसे पहले बात करते हैं नजरिए के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग या कंपनियां दूसरे लोगों या कंपनियों के मुकाबले ज्यादा कामयाब होते हैं। कुछ लोग समस्याओं में भी अवसरों को तलाश लेते हैं, जबकि कुछ लोग अवसरों में भी समस्याओं को देखते हैं। इसका कारण है नजरिया यानी एटीट्यूड। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, सफलता हमारे नजरिए पर ही निर्भर करती है। जब हमारा नजरिया सही होता है तो मौके खुद चलकर हमारे पास आते हैं। नजरिए के गलत होने पर हम खुद अवसरों से दूर चले जाते हैं। एक कहानी है हाफिज नाम के एक किसान की, जो अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक आदमी ने उसे हीरो का महत्व समझाया कि अगर उसके पास अंगूठे जितना बड़ा भी हीरा है तो वह एक शहर खरीद सकता है, और मुट्ठी जितना बड़ा हीरा है तो वह पूरा देश ही खरीद सकता है। इस बात ने हाफिज को असंतुष्ट कर दिया और उसमें हीरे की चाह जगा दी। वह अपना सब कुछ बेच बाच के हीरो की तलाश में निकल गया। यहाँ वहाँ बहुत भटकने के बाद जब कुछ हाथ नहीं आया तो उसने असंतुष्टि के चलते नदी में कूदकर अपनी जान ले ली। इधर जिस व्यक्ति ने हाफिज का खेत खरीदा था, उसे एक दिन खेत में लगे नाले से एक चमकीला पत्थर मिला, जिसे वह अपने घर ले आया। एक दिन वही इंसान जिसने हाफिज को हीरे के बारे में बताया था, लौटकर आया और उसने उस चमकीले पत्थर को देखकर पूछा कि क्या हाफिज लौट आया है। मालिक ने कहा कि नहीं, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा क्योंकि ये चमकीली चीज हीरा है। जब इसे बहुत सारे पत्थरों को जांच के लिए भेजा गया तो पता चला कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे गड़े हुए थे। हाफिज को दूसरे के खेत में ज्यादा हरियाली लगी, इसीलिए वह असंतुष्ट होकर हीरे खोजने निकल गया। यही होता है, हम दूसरों की चीजों को देखकर ललचाते हैं और दूसरे हमारी। कोई भी इमारत तभी कामयाबी से खड़ी रह सकती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। ठीक वैसे ही कामयाबी की बुनियाद है TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल। ऐसे लोग जिनमें नैतिक मूल्य हो, चरित्र हो, ईमानदारी हो और वह सकारात्मक नजरिए से भरे हो। लेखक बताते हैं कि हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी की शुरुआत में ही बन जाता है। बाद में इसका निर्माण 3 चीजें तय करती हैं: माहौल, तजर्बा और शिक्षा। हमारे घर, स्कूल और काम की जगह राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक माहौल से मिलकर हमारी तहजीब बनती है। तजर्बे की बात करें तो हमारा नजरिया लोगों के साथ हमारे अनुभव के बेस पर बनता है। जिनके साथ हमारे अनुभव अच्छे होते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया अच्छा होता है, जबकि उन लोगों के प्रति हम ज्यादा सावधान हो जाते हैं जिनके साथ हमारे बुरे अनुभव रहे हो। शिक्षा की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों शिक्षा नजरिए के विकास में सहायक होती हैं। आइए जानते हैं कि सकारात्मक नजरिए को कैसे विकसित किया जाए। हम रोज ऐसे अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है, हमें एनर्जी से भर देता है। जबकि हम ऐसे अनेक लोगों को भी जानते हैं जिनसे हम दूरी बनाना पसंद करते हैं। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं, जबकि नकारात्मक लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। क्या नजरिए को बदला जा सकता है? लेखक का जवाब है हाँ, बदला जा सकता है। इसके लिए हमको सबसे पहले सकारात्मक नजरिए के नियमों को जानना होगा, फिर सकारात्मक नजरिए को बनाने की इच्छा पैदा करनी होगी, फिर डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ ऐसा करना होगा। तो
तो आइए जानते हैं उन 8 कदमों के बारे में जो लेखक के अनुसार सकारात्मक नजरिए के निर्माण में सहायक हैं। पहला, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। इसके लिए हमें आशावादी बनने की जरूरत है। सिचुएशन कैसे भी हो, उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करना होगा। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों से संभवतः दूरी बनाने की जरूरत है। दूसरा, हर काम को फौरन करने की आदत डालें। अगर हम खुद पर गौर करें तो पाएंगे कि हम कितनी ही बार आलस और मेहनत के चलते बहुत से कार्य टालते जाते हैं। टाल मटोल करने की आदत सफलता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। हम जब कोई काम पूरा करते हैं तो उससे खुशनुमा माहौल बनता है, अगले काम के लिए प्रेरणा भी मिलती है, पर अधूरा काम हमेशा हमारी हिम्मत तोड़ता है। तीसरा, एहसान मानने का नजरिया बनाएं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। हमें हर चीज के लिए एहसानमंद रहना चाहिए जो प्रकृति ने, लोगों ने या भगवान ने हमें दी है। अगर आप सूची बनाना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि आप हर रोज ऐसे अनेक चीजों को लाइटली लेते हैं जो आपको प्राप्त हैं। जब हम दूसरों का एहसान मानते हैं तो वातावरण में एक सकारात्मक विचार दौड़ता है जो आपके मन को खुशनुमा बनाता है। चौथा, लगातार ज्ञान हासिल करना। बहुत से लोग जो ग्रेजुएट हैं पर नैतिक मूल्यों में अनपढ़ों से भी गिरे हुए होते हैं। पढ़ा लिखा इंसान वह है जो किसी भी हालात में साहस और समझदारी से काम लेता है। वह बुराई की बजाय अच्छाई और सभ्यता की बजाय सद्गुणों को चुनता है। अगर किसी इंसान में चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब और साहस है तो वह पढ़ा लिखा हो या नहीं पर उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना है। यह कहना है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। पांचवा, अच्छा स्वाभिमान। स्वाभिमानी से जीना सभी को अच्छा लगता है। स्वाभिमानी लोगों को सब पसंद करते हैं। हमारा स्वाभिमान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा खुद के प्रति नजरिया कैसा है। स्वाभिमान को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रोज ऐसे अनजान लोगों की मदद करो जो आपको रिटर्न में कुछ न दे सके। छठा, नकारात्मक असर से बचना। हम जैसे लोगों की संगत में रहते हैं उसका असर हम पर होता है। कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब बनेंगे। अगर हम चिंता करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो बेवजह चिंता करेंगे। आज शराब, सिगरेट, गाली गलौज, अश्लील साहित्य जैसी अनेक नकारात्मक चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कमी के चलते ना नहीं कह पाते और यह हमारे नजरिए को विनाशकारी बनाती है। सातवां, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत। जीवन में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो जरूरी तो है पर उन्हें हम पसंद नहीं करते। ऐसे में एकमात्र तरीका है उन्हें पसंद करना सीखना। एक माँ को चाहे पसंद हो या नहीं वह अपने बच्चों की देखभाल हमेशा करती है। जब हम जरूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तो वह हमारे लिए खेल समान बन जाता है। आठवां, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करना। दोस्तों, एक सही शुरुआत और आपका आधा काम हो चुका, यह हमने कई बार सुना है। रात भर के आराम के बाद सुबह हमारा दिमाग फ्रेश होता है और वह नई चीजों को आत्मसात करने को तैयार रहता है। ऐसे में हम जैसे विचार उसे देंगे वह उसी अनुरूप हमारी दिनचर्या बनाएगा। इसीलिए सुबह एक्सरसाइज के साथ ऐसे ही कोई अच्छी चीजें पढ़े या सुने। दोस्तों, इन सरल नियमों को अमल करना शुरू कीजिए। आपको बहुत जल्द अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब किताब में आगे सफलता के बारे में बात की गई है। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एक के बाद एक रुकावटों को पार करके सफल होता जाता है जबकि दूसरे सिर्फ तैयारी और संघर्ष करते रह जाते हैं? आइए जानते हैं। सफलता का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए सफलता दौलत है, किसी के लिए सेहत, किसी के लिए पारिवारिक खुशी तो किसी के लिए मन की शांति। इसका मतलब है कि सफलता एक निजी एहसास है। अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आज नहीं तो कल सफलता उसे ही मिलती है जिसे यकीन होता है कि वह जीतेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। सफलता की राह आसान नहीं है, इसमें अनेक बाधाएं हैं जैसे अहंकार, असफल होने का डर, योजना की कमी, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत और दृढ़ता की कमी आदि। इन सब से आगे निकलकर हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की जरूरत है। जैसे दौड़ में जीतने वाला घोड़ा हारने वाले घोड़े से बस थोड़ा ही तेज होता है पर उसका पुरस्कार काफी बड़ा होता है।
हमें भी खुद को हर क्षेत्र में थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। संघर्ष सफलता का ही एक हिस्सा है। जीव विज्ञान के अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि कैसे तितली संघर्ष करके अपने खोल से बाहर निकलती है। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे तितली को बाहर निकलने में मदद न करें। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। बहुत देर तक तितली कड़ा संघर्ष करती रही, पर खोल से बाहर नहीं निकल पाई। तब एक छात्र ने दयावश खोल को तोड़कर तितली को बाहर निकालने में मदद की। तितली बाहर तो निकल गई, किंतु वह थोड़ी ही देर में मर गई। जब अध्यापक वापस लौटे तो वह तितली को मरा देखकर समझ गए और उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर निकलने में तितली जो संघर्ष करती है, उसकी वजह से उसके पंखों को मजबूती और ताकत मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद कर छात्रों ने उसे संघर्ष का मौका नहीं दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। इसी तरह संघर्ष से मिली सफलता स्थायी होती है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में कभी भी कुशल नाविक नहीं बन पाते। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में शारीरिक रूप से कमजोर है। मनुष्य चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुआ की तरह दौड़ नहीं सकता, बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन कुदरत ने इंसान को एक तोहफा दिया है। वह है सोचने की क्षमता, जिसके बल पर वह अपने माहौल का निर्माण खुद कर अपने आप को बेहतर बना सकता है। इंसान को सफल बनाने वाली खूबियां हैं। पहली, इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। दूसरी, वचनबद्धता। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। विंस लोम्बार्डी। तीसरा, जिम्मेदारी। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियां लेते हैं, फैसले लेते हैं और उन फैसलों के दम पर अपना भविष्य खुद बनाते हैं। चौथा, कड़ी मेहनत। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य उतना ही मेहरबान होगा। पांचवा, चरित्र। इंसान का चरित्र जीवन मूल्यों को निखारता है। छठा, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का अवसर देती है। सातवां, जितना पाते हैं उससे अधिक दे। हम जितना पाते हैं उससे ज्यादा देने पर हम खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आठवां, दृढ़ता की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। नौवां, अपने काम में गर्व महसूस करें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी काम के प्रति सोच उसे ऐसा बनाती है। हम जो भी काम करते हैं वो हमें गर्व के साथ करना चाहिए। आगे लेखक बताते हैं कि हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही पौधे उगते हैं। अगर बगीचे को खाली छोड़ा जाता है तो उसमें जंगली घास फूस उग आते हैं। जंगली घास फूस तो अच्छे बीज बोने के बावजूद उगते हैं, जिनको हटाने का काम निरंतर करना पड़ता रहता है। ऐसा ही इंसान के साथ भी है। अगर वह अपने दिमाग को सफल होने के विचारों से नहीं भरता है तो असफलता के बीच वहां अपना घर बना लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पीछे धकेलने का काम करती हैं, जैसे खतरे उठाने से डरना, तुरंत रिजल्ट की चाहत, कोशिश की कमी, शॉर्टकट, योजना न बनाना, बहाने बनाना आदि। हम असफल होने पर बहुत बहाने बनाते हैं। मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मुझ पर जिम्मेदारियां ज्यादा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, वक्त नहीं था, वगैरह। बंदर पकड़ने वाले एक मूंगफली से भरे बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर एक छेद होता है। बंदर उसमें बड़ी आसानी से हाथ अंदर डालकर मूंगफली को मुट्ठी में पकड़ लेता है। मुट्ठी में पकड़ने से उसकी मुट्ठी बन जाती है। अब जिस छेद से बंदरों ने हाथ उस बक्से में डाला होता है, मुट्ठी बनने के कारण वह वापस नहीं निकल पाता है। बंदर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह मूंगफली को छोड़ दे और आजाद हो जाए, या फिर मूंगफली को पकड़े रहे और बंदी बना लिया जाए। बंदर मूंगफली को हाथ में ही पकड़े रखता है और वह पकड़ा जाता है। असफल होने वाले लोग भी बंदरों की तरह होते हैं। वह खुद जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से अपने आप को बांधे रखते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि खुद को सही ठहराने के लिए हम ढेर सारे बहाने बनाने में कितने माहिर होते हैं। इसके विपरीत सफल लोग बहाने नहीं बनाते। वह हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलते हैं।
दरअसल हम बहाने बनाने में जितनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उतनी यदि कोशिश करने में लगाए तो परिणाम ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। एक निश्चित लक्ष्य बनाकर कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इन बाधाओं का सामना करके तथा अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर सफल होने की राह चुनी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रेरणा के बारे में। लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है और उसे सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वे कोशिश क्यों नहीं करते? वह है एक चिंगारी की कमी या यूं कहे मोटिवेशन। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम को और हमारी भावनाओं में जोश भर देती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेखक का मानना है कि कोई किसी और को प्रेरित नहीं कर सकता, लोग खुद ब खुद ही प्रेरित होते हैं। लोगों को प्रेरित होने के लिए अंतः प्रेरणा दी जा सकती है। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी प्रेरणा बाहरी कारकों से मिलती है जो हमें कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए पैसा, प्रसिद्धि, डर आदि। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है। किसी कार्य को पूर्ण करने पर मिलने वाली संतुष्टि का अनुभव आंतरिक प्रेरणा को जन्म देता है। आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होगी। लोगों को डिमोटिवेट करने वाले कारणों में से कुछ कारण हैं: अनुचित आलोचना, सबके सामने अपमानित करना, दिशाहीनता, लक्ष्य का अभाव, पाखंड, घटिया मानदंड, बिना अधिकार दिए सौंपी गई जिम्मेदारी आदि। आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण, एक बार राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बाड़े में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। खींचकर ले जाने पर भी बाप बेटी पूरी तरह थक गए, पर बछड़ा बाड़े में नहीं गया। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बाड़े में बड़े आराम से चला गया। आगे लेखक बात करते हैं आत्मसम्मान के बारे में। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। यह कहा है हेनरी डेविड थोरा ने। हमारी खुद को लेकर जो सोच होती है उसी के अनुसार हम समाज में अपना किरदार निभाते हैं और वही हमारा आत्मसम्मान है। जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो सारी दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। हमारी सोच दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार तय करती है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान आशावादी नजरिए को जन्म देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, जिम्मेदार बनाता है, कार्य करने की क्षमता और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जबकि घटिया किस्म का आत्मसम्मान आपको बहानेबाज, ईर्ष्यालु, अहंकारी और आलोचक बनाता है। एक अधिकारी को तरक्की दे दी गई। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अपने आप को बिजी दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और दरवाजे पर खड़े इंसान को अंदर आने को कहा। वह आदमी ऑफिस में खड़ा इंतजार करता रहा और वह अधिकारी फोन पर बात करने का नाटक करने लगा। बोलने लगा, चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा, आपका काम हो जाएगा वगैरह। फोन रखने के बाद अधिकारी ने आए हुए आदमी से उसके आने की वजह पूछी तो उस आदमी ने कहा, मैं आपके फोन का कनेक्शन करने आया हूँ। इससे यह पता चलता है कि यह अधिकारी एक घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला दिखावटी इंसान है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरह का कार्य करते हैं, उससे हमारा चरित्र जाहिर होता है। इसलिए दिखावा न करें। हमारा वातावरण और परवरिश हमारे आत्मसम्मान को बनाता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश में अधिक समय देना चाहिए। अनुशासन का मतलब सिर्फ पाबंदियां लगाना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाना है। जंगल में जब माता जिराफ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा ऊंचाई से अचानक कठोर जमीन पर आ गिरता है। वह अभी यह सब समझ ही रहा होता है कि माँ जिराफ उसके पीछे जाकर उसको जोर से लात मारती है। बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है, पर कमजोर पैरों की वजह से लड़खड़ाकर वह वापस गिर जाता है। माँ जिराफ फिर से पीछे से जाकर उसे लात मारती है। बच्चा फिर खड़ा होता है और गिरता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि बच्चा खड़े होकर चलने न लग जाए। अगर माँ जिराफ ऐसा नहीं करेगी तो जंगल के मांसाहारी प्राणी बच्चे को खा जाएंगे। माँ जिराफ का यह कार्य अनुशासन लागू करने का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने में संकोच नहीं करते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए नाराज ही रहे। प्रेम और अनुशासन में पले बड़े बच्चे माँ बाप का ज्यादा आदर करते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं और समाज के लिए ज्यादा जिम्मेदार नागरिक होते हैं।
लेखक आपसी मेलजोल के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक इंसान की अच्छी पर्सनैलिटी उसके चलने, बोलने, उसकी गर्मजोशी और उसके आत्मविश्वास में झलकती है। जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना लेते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई हमारी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। अच्छी पर्सनैलिटी अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी तरह तैयार होने और पॉलिश किए हुए जूते पहनने से नहीं बनती। जब हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारा चरित्र होता है तो वह रिश्ता जीवन में खुशियां लेकर आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा रिश्ता कायम करने में रुकावट डालती हैं, जैसा हमारा स्वार्थी रवैया जो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने पर मजबूर करके हमें बहुत छोटा बना देता है। दया की कमी, क्रूरता कमजोरी की निशानी, क्रोध, नकारात्मक नजरिया, पिछले बुरे अनुभव, लालच आदि। लालच समुद्र के पानी की तरह होता है, जिसको जितना ज्यादा पीते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। अहंकारी और ईर्ष्यालु इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वह न तो खुद आगे बढ़ता है और न ही दूसरों को आगे बढ़ने देता है। हम जैसे होते हैं दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है। यहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी दी गई है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से उस गांव में आया और उस व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा कि इस गांव में वैसे ही लोग रहते हैं जैसे तुम्हारे गांव में रहते हैं। उसने कहा, मेरे गांव में तो झगड़ालू और स्वार्थी लोग रहते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी बिल्कुल वैसे ही लोग रहते हैं। एक दूसरे यात्री ने भी यही सवाल पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के पूछने पर उसने कहा, मेरे गांव में एक दूसरे की मदद करने वाले और दयालु लोग रहते हैं। तब उसने कहा, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कहानी से स्पष्ट है कि हमारे दूसरे लोगों के प्रति व्यवहार उन लोगों का हमारे प्रति व्यवहार को बनाता है। माँ बाप और बच्चे, मालिक और नौकर, पति पत्नी, ग्राहक, सेल्समैन आदि सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं। भरोसा हमारी विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ईमानदारी और हमारे चरित्र से जन्म लेता है। भरोसे की कमी के चलते हमारे रिश्ते खराब होते हैं, जिनसे तनाव, अविश्वास, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उदासीनता और अकेलापन जन्म लेता है। आगे यह किताब बताती है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीकों के बारे में। हम अब तक समझ चुके हैं कि अच्छी शख्सियत वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान पाता है, जिसमें जिम्मेदारी लेना एक है। हम सब ने अक्सर महसूस किया होगा कि हमारे कार्य क्षेत्र में और सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदार इंसान को ही जिम्मेदारी दी जाती है। दरअसल जब हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो हम चुनौतियों से लड़कर हमारी सफलता के लिए नए दरवाजे खोल रहे होते हैं। कार्य अच्छी तरह होने पर जिम्मेदार इंसान को आत्मसंतुष्टि और प्रसिद्धि मिलती है। गलती होने पर उसे सीखने का अवसर मिलता है। लेखक के अनुसार हमारी मान्यताएं हमें बताती हैं कि हमारी जिम्मेदारी समाज और परिवार के बाद हमारे खुद के लिए होती है। अगर इंसान जो मन में आए वह बोलता है तो फिर उसे वह सब सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं है। इसीलिए सोचकर बोलना चाहिए, ना कि बोलकर सोचना चाहिए। एक बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे बोलता है, पर बुद्धिमान इंसान हमेशा सोच समझकर बोलता है। अपने ऑफिस में साथ में या नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी गलती सुधारने को कहने के लिए रचनात्मक आलोचना का सहारा लिया जा सकता है। रचनात्मक आलोचना का अर्थ किसी की बुराई करना नहीं होता है, बल्कि गलती को सुधार कर उस इंसान को अच्छा बनाना होता है। अक्सर लोग अपनी सही आलोचना स्वीकार करके खुद को सुधारने की बजाय झूठी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। मुस्कुराहट जीवन में बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि वह मुस्कुराहट के बिना जी सके, और कोई इंसान इतना गरीब भी नहीं है कि वह मुस्कुराहट को अपना न सके। मुस्कुराहट घर में खुशियां लाती है, हमारे व्यापार में 4 चांद लगाती है, और यह हमारे दोस्ताना व्यवहार को दर्शाती है। जब भी कोई इंसान मुस्कुराता है तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे बिना कुछ खर्च किए ही चेहरा खिल जाता है। लेखक के अनुसार दूसरों की बातें अच्छे से सुनने से दूसरे लोगों के प्रति हमारी परवाह का पता चलता है। बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उसमें अपनी सहमति या असहमति शिष्टाचार के साथ प्रकट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें सामने वाले इंसान की बात पसंद आती है तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रशंसा उस इंसान के मनोबल को और आपस के व्यवहार को बढ़ा देती है।
इसके साथ ही जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। गलती होने पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों पर दोष लगाया जाए और बहाने बनाया जाए। जब हम गलती को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ हम सीखते हैं बल्कि इससे सामने वाले व्यक्ति के बोलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यह याद रखें कि गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि जीतना या हारने दोनों में ही हमारी हार होती है। और बहुत सी बार बहस की वजह से हम अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। जब हम शांति से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहस में उलझना घटिया किस्म के स्वाभिमान वाले लोगों की निशानी है। साइरस चिंग के अनुसार सूअर से कुश्ती कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप मेले हो जाएंगे और साथ में यह सूअर को बहुत अच्छा लगता है। पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना व्यवहार को खराब करता है। याद रखें, जो इंसान हमारे सामने दूसरों की बातें करता है वह हमारी पीठ पीछे हमारी बातें दूसरों से भी करता होगा। अगर कोई इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए एहसानमंद होने में हमें विनम्रता आती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को सुधारती है। पर जब भी किसी और के लिए अच्छा काम करे तो एहसानमंद समझे जाने की गलती न करे। इसके साथ ही भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। हम उस इंसान को अपने टीम में रखना पसंद करेंगे जो भरोसेमंद हो, क्योंकि लाख खूबियों के बावजूद अगर वह इंसान भरोसेमंद नहीं है तो वह टीम का सदस्य नहीं बन पाएगा। ईमानदार और निष्कपट रहना हमारे खुलेपन और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। किसी व्यक्ति को बिना नाराज किए अपनी बात बता देना हमारे व्यवहार कुशलता को दिखाता है। खुद के ऊपर हंसना हमारी शख्सियत को खुशनुमा बनाता है, किंतु जब हम दूसरों के ऊपर हंसते हैं और हमारी हंसी का उद्देश्य दूसरों को ठेस पहुंचाना होता है, या जब हम कटास भरे मजाक करते हैं, तब हंसी हमारी शख्सियत को नीचे गिराती है और रिश्तों में कड़वाहट लाती है। हम सब जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे दोस्त चाहते हैं, चाहे वह हमारे मालिक हो, कर्मचारी हो, लाइफ पार्टनर हो, माँ बाप हो या बच्चे हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही अन्य लोग भी चाहते हैं। दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती को निभाने के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। दोस्ती इम्तिहान से गुजर कर ही मजबूत बनती है। सच्चे दोस्त अपने दोस्त का कभी नुकसान नहीं होने देते। एक बार दो दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके सामने भालू आ गया। उनमें से एक तो झटपट से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा नहीं चढ़ पाया, तो वह बिना हिले डुले जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास कुछ कहकर चला गया। पेड़ से उतरकर दूसरे दोस्त ने इससे पूछा कि भालू ने तुमसे क्या कहा। वह बोला, भालू ने कहा, ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए। कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा दोस्ती के दो आधार स्तंभ हैं। हमें रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख बांटते हैं तो वह आधे हो जाते हैं, और जब हम दूसरों के सुख बांटते हैं तो वह दुगने बन जाते हैं। अब लेखक अवचेतन मन और आदतों के बारे में बताते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि फला आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है, जहाँ भी हाथ डालता है सोना निकल आता है। दूसरी तरफ किसी और के लिए वह कहेंगे, इस आदमी की तो किस्मत ही खराब है, या जहाँ भी जाता है वहाँ असफलता ही पाता है। पर सच यह है कि जाने अनजाने में सफल लोग हमेशा सही कदम उठा रहे होते हैं, जबकि असफल इंसान बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा होता है, जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पाता है। जो इंसान काम को अच्छी तरह से करने की आदत बना लेता है, उसे तरक्की मिलना निश्चित है। हम छोटे मोटे कामों में हमारी पूरी लगन नहीं दिखाते और कभी कभी बेईमानी से भी काम कर लेते हैं। और जब हम छोटे छोटे कामों में बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे बड़े कामों में भी झलकती हैं और हमें असफल बनाती हैं। लंबे समय से लगातार हम जो काम करते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हमारी आदत भी। इसीलिए हमें सोच समझकर आदत बनाना चाहिए, नहीं तो अनजाने में हम बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। पेशेवर लोग कोई भी काम आसानी से कर देते हैं, क्योंकि वे अपने काम से जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी चीजों में माहिर हो चुके होते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल तो है, लेकिन उनकी वजह से हमारा जीना आसान हो जाता है। इससे उल्टा बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हम बचपन से लगातार कर रहे कामों की बदौलत उनके आदी हो जाते हैं। पर हमें यह जानना जरूरी है
कि अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो हमें उसका वही परिणाम मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर हम अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने प्रयासों को बदलना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि हमारा चेतन मन सोचने की शक्ति के चलते किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, मगर हमारा अवचेतन मन हर बात स्वीकार ही करता है, चाहे वह बात सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह एक बगीचे की तरह होता है। आप उसमें जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा उसमें उगेगा, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं होता है और वह हर खाली जगह को भरने का काम करती रहती है। इसलिए अगर आप गार्डन में बीज नहीं बोते हैं तो वह खरपतवार उग आएगी। इसी तरह यदि हम अपने दिमाग में विचारों को सोच समझकर नहीं डालेंगे तो हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप उसमें नकारात्मक या सकारात्मक विचार घर कर लेंगे। पौधे और खरपतवार दोनों एक साथ गार्डन में नहीं रह सकते। वैसे ही हमारे दिमाग में गलत विचार और सही विचार एक साथ नहीं रह सकते। हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठाकर अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। सफल और असफल लोग में बस इतना फर्क होता है कि असफल लोग कुछ कामों को नहीं करना चाहते हैं और सफल लोग चाहे उन कामों को नहीं करना चाहते हो फिर भी अपनी सफलता के लिए उनको करते हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों कड़ी मेहनत नहीं करना चाहेंगे, पर सफल लोग सफलता के लिए इसे आदत बना लेंगे जो असफल लोग नहीं बना पाते। अच्छी आदत सीखने में समय तो लगता है, लेकिन सीखी गई अच्छी आदत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। आगे लेखक बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य के साथ जिया गया जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्यहीन जीवन हमारे नजरिए को छोटा करता है। अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दें तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि जिम गॉर्डन ने कहा है, जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना मुश्किल हो पर इंच बढ़ाना आसान है। जीवन में दो तरह की शिक्षाओं का महत्व होता है, एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरी वह जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाए। हमारा ज्ञान हमें मंजिल तक पहुंचाने में काम आता है, जबकि लक्ष्य सही दिशा का एहसास कराते हैं। हम कभी भी ऐसी ट्रेन या बस में बैठना पसंद नहीं करेंगे जिसके बारे में हमें यह पता न हो कि यह कहाँ जा रही है। यही बात हमारी जिंदगी के सफर में भी लागू होती है। बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे निराशावादी नजरिया, असफलता का डर, टाल मटोल, लक्ष्य के महत्व को न समझना या फिर लक्ष्य तय करने का तरीका न जानना। लक्ष्य को तय करने के लिए बहुत ही सरल स्मार्ट तकनीक को फॉलो किया जा सकता है, जिसका अर्थ है हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, जिसको मापा जा सके। इसके साथ वह वास्तविक तथा हासिल करने के काबिल होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा हमें तय करनी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाएगा तो वह चूकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले हमेशा लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन लेने की जरूरत होती है। हमारे एक्शन ही हमारे सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं। इस दुनिया में सभी के जीवन का एक उद्देश्य होता है और यह हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी कहाँ हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने लायक है कि केवल आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है। हमें समय समय पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। तो पति ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर जीवन में सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठेंगे तो हमारी कार तो बहुत तेज चलेगी, मगर हम कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे लेखक नैतिक मूल्यों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त सब लोग खुशी मनाते हैं और वह रोता है। लेकिन इसके विपरीत जब एक इंसान दुनिया छोड़ता है तो उसे इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि उसने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़ा है। काल्विन कॉलेज के अनुसार आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ है कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ है कि उसने दुनिया को क्या दिया। महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप हैं: बिना मेहनत की दौलत कमाना, सत विवेक रहित आनंद, चरित्र रहित ज्ञान, नैतिकता रहित व्यापार, मानवता रहित विज्ञान, त्याग रहित धर्म और सिद्धांत रहित राजनीति।
लेखक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं, 2 टेस्ट, मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट की अवधारणा दी है, जिनके अनुसार जब भी हम कोई काम करें तो यह सोचकर करें कि अगर मुझे मेरी माँ या मेरे बच्चे देख रहे होते तो क्या वह इस काम पर गर्व करते या शर्मिंदा होते। इसके जवाब से हमारे नैतिक मूल्यों में एक स्पष्टता आ जाएगी और हमें सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। जब हम लगातार गलत मूल्यों के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उनको स्वीकार कर उचित समझने लगते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे नैतिक मूल्य, अच्छी आदतें पैदाइशी नहीं होते, बल्कि वह हम बड़े होते हुए धीरे धीरे सीखते हैं। मेहनत इंसान को पैसे का मूल्य समझाती है, इसीलिए यह जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते समय नैतिक मूल्यों को सिखाएं। हम सोचते हैं कि दुनिया में इतने लोग हैं जो गलत तरीके अपनाते हैं, अगर मैं एक अकेला ही सही तरीकों पर चलूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसको समझाने के लिए इस किताब में एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है कि एक आदमी सुबह सुबह समुद्र किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि समुद्र की लहरों के साथ बहुत सारी छोटी मछलियां बाहर आ जाती। वह लहरों के साथ वापस पीछे नहीं जा पाती और वहीं धूप में मर जाती हैं। उसी समय लहर आई थी। वह आदमी एक एक करके मछलियों को उठाकर पानी में फेंकने लगा। दूसरा आदमी जो यह सब देख रहा था, उस आदमी के पास आया और उससे बोला कि यहाँ सैकड़ों मछलियां हैं, एक मछली को पानी में छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर उस व्यक्ति ने एक मछली को उठाया और पानी में फेंकते हुए कहा कि इससे कम से कम इस एक मछली को तो फर्क पड़ेगा। जब हम अपने नैतिक कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, जिसके बिना मिली सफलता व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य और अर्थ नहीं है तो कितना भी सम्मान और पैसा हासिल करने के बाद भी जिंदगी में खालीपन ही महसूस करेंगे। अगर हमारे नैतिक मूल्य और लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो हम छोटे छोटे कामों में खुशियां और आत्मसंतुष्टि को ढूंढ लेते हैं। हमारी नैतिकता का स्तर इस बात से भी पता चलता है कि हम किस तरह के सलाहकार को चुनते हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं और अपने खाली समय को हम कैसे बिताते हैं। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, उस परिस्थिति में हम जो निर्णय लेते हैं और जिस तरह का आचरण करते हैं, उसी से हमारे चरित्र की असली पहचान होती है। जितना ही एकमात्र लक्ष्य होगा तो इंसान उस अंदरूनी खुशी को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो काम को अपने नैतिक मूल्य के अनुसार करने पर मिलती है। हमारा एक सामाजिक दायित्व नैतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना भी है। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी, प्लेटो ने अरिस्टो को पढ़ाया, अरिस्टो सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान एक से दूसरे को हासिल नहीं हुआ तो वह मर जाता है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। इसके साथ ही अनैतिक तरीकों से आनंद तलाश करने वाले लालची लोगों पर भी नैतिक और चरित्रवान लोगों द्वारा अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बदलाव के इस दौर में न तो हमें अपने रास्ते से भटकना है और न ही हमारे आसपास के लोगों को भटकने देना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है वह समाज विनाश की ओर बढ़ता है। हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा और उद्देश्य के साथ जीना चाहिए, नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह सफलता के बारे में गलत सलाह ही देंगे। सलाह लेनी है तो कामयाब लोगों से लेनी चाहिए। याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा। दोस्तों, यह थी शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई जीत आपकी किताब की रिव्यू समरी। बुक बास्केट यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करता है कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें। हमें पूरा यकीन है कि यह किताब आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। दोस्तों, अगर आपको इस किताब की रिव्यू समरी पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस प्रयास को लाइक और शेयर कीजिए। हम हमारी वीडियो पर कमेंट के जरिए आपकी रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आप अपने नियर एंड डियर को इस चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।